अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट लेक्चर में अल्ट्रासाउंड के थर्मल इफ़ेक्ट्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम अल्ट्रासोनिक वेव्स के नॉन थर्मल इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पर मेंशन है कि पास्ट में अल्ट्रासाउंड को एज ए हीट ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में काफ़ी रिसर्च के बाद ये चीज़ जो है इंट्रोड्यूस हुई कि नॉन थर्मल इफ़ेक्ट्स जो हैं अल्ट्रासाउंड के, वो एज़ कम्पेयर टू थर्मल इफ़ेक्ट्स ज़्यादा एफिशिएंट हैं और ये एक आइडियली जो एक हीटिंग मोडालिटी नहीं है। अब इसके नॉन थर्मल इफ़ेक्ट्स में कैविटेशन, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं। कैविटेशन में हम देखें तो सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कई गैस और डिज़ोल्व्ड गैसेस और बबल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। अब ये कंप्रेसिबल बॉडीज़ होती हैं, ये गैस बबल्स जो हैं ये कंप्रेसिबल बॉडीज़ होती हैं। तो जब हम अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी स्पेसिफिक टिश्यू पे, तो वहाँ पर ऑसिलेटरी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है इन वेव्स के इंट्रोड्यूस होने की वजह से। इन ऑसिलेटरी एक्टिविटी से क्या होता है, कंप्रेसिबल बॉडीज़ जो हैं वो एक्सपैंड होती हैं, कंप्रेस होती हैं, जिसकी वजह से वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल इज इन्फ्लुएंस्ड। व्हाई? बिकॉज ऑफ द ऑसिलेटरी एक्टिविटी ऑफ हाईली कंप्रेसिबल बॉडीज़ विद इन द टिश्यूज़, जिसे हम गैस बबल्स और वेपर फिल्ड वॉइड्स होते हैं। अब कैविटेशन ज़ाहिर है एक ऑसिलेटरी एक्टिविटी है, एक तरह से हीट हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी के तौर पे ऑसिलेटरी एक्टिविटी कराती है जब भी गैस बबल्स जो हैं वो उस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो एज अ रिस्पॉन्स वो ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कैविटेशन अनस्टेबल और स्टेबल होती है। अनस्टेबल किस तरह से कि अगर ये जो ऑसिलेटरी एक्टिविटी है इसकी वजह से कोई कोलैप्स हो जाए किसी बबल का, तो उससे क्या होगा, एक लोकलाइज्ड ओवर हीटिंग हो जाएगी टिश्यू की और एक लोकल राइज हो जाएगा टेम्परेचर का उस एरिया पे, जिसको हम अवॉइड करने के लिए वही 3 सिचुएशंस को यूज़ करेंगे कि हम ट्रीटमेंट हेड को ज़्यादा से ज़्यादा मूव करें, एक जगह पर स्टिल ना रखें ताकि स्टैंडिंग वेव्स ना बने, लो इंटेंसिटी यूज़ करें और हाई फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करें। स्टेबल कैविटेशन डेंजरस नहीं होती, उसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स वही हैं जो कि परमेबिलिटी है और मूवमेंट की डायरेक्शन है मॉलिक्यूल्स की, और ये हमारे पास वुंड हीलिंग में भी रिस्पॉन्सिबल है। और माइक्रो स्ट्रीमिंग इफ़ेक्ट्स इन्हें कहते हैं। मैकेनिकल और माइक्रो मसाज में क्या होता है कि हमें पता है कि इटसेल्फ अल्ट्रासोनिक वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं जो कि प्रोपागेट करती हैं इन द मैनर ऑफ अल्टरनेटिवली कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। तो रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन जो है अल्ट्रासोनिक बीम जो है ये सेल में भी प्रोड्यूस कराती है। जिस तरह कि हमने कैविटेशन में देखा था कि गैस बबल्स जो हैं वो ऑसिलेटरी एक्टिविटी उनमें आ जाती है किस तरह से कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइट होकर ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी तरह जब हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसी टिश्यू से प्रोपागेट करती हैं, वहाँ पर सेल्स के अंदर भी वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का मैनर प्रोड्यूस कर देती हैं, जिससे इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उनकी मूवमेंट होती है, और इंटरस्टिशियल स्पेसेस में फ्लूइड एक्यूमुलेट होने की वजह से जो एडिमा कॉज होता है ये उन सिचुएशन में बहुत हेल्पफुल है। लाइक इंटरस्टिशियल स्पेसेस में फ्लूइड के एक्यूमुलेशन जो हाईली प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है जिसे हम एक्सुडेट कहते हैं, वो वहाँ पर इरिटेशन कॉज करता है और हमारी स्वेलिंग का कॉज करता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। तो ये नॉन थर्मल इफ़ेक्ट्स इसीलिए हैं कि ये इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करें। ये अल्ट्रासाउंड का एक बहुत ही हाईलाइटिंग और बेसिक सा पॉइंट है कि हम इसे इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके ही साइड बाय साइड इसके थर्मल इफ़ेक्ट्स के साथ अगर हम इसे कंबाइन करें तो एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ स्कार और एडहीशंस को अफेक्ट करते हैं, जिससे स्ट्रेचिंग जो है वो ईजियर हो जाती है जब एक्सटेंसिबिलिटी होगी, क्योंकि थर्मल इफ़ेक्ट से एक जो है फाइबर्स और टिश्यूज़ जो हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं ईजीली, जो है उनकी लेंथ हम इंक्रीज़ कर सकते हैं विद अ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी और फोर्स। इसके अलावा हम बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसमें सिंपल हमारे जो इन्फ्लेमेशन के 3 पॉइंट्स होते हैं, फेजेस होते हैं, इन्फ्लेमेटरी फेज़, प्रोलिफरेटिव फेज़ एंड रीमॉडलिंग फेज़। ये 3 फेजेस होते हैं इन्फ्लेमेशन के। ये फेजेस क्रॉस करते हैं तो इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो जाती है। इन्फ्लेमेटरी फेज़ में
अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है इंट्रोड्यूस होती हैं तो वो लाइसोसोम जो कि हमारे पास एक सेल का ऑर्गेनेली है, इनकी फ्रिजिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिनकी वजह से जो इनमें एंजाइम्स होते हैं जो कि ऑटोलिसिस का काम करते हैं वो रिलीज़ होना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो है एंजाइम्स ये उस डेब्रिस को क्लियर करते हैं ताकि जल्द अज जल्द ये एरिया जो है क्लियर हो सके और नेक्स्ट स्टेज जो है वो आ सके, यानी कि ये स्टेज को एक्सेलरेट कर देते हैं कि ये फेज़ जो है वो कम्प्लीटली और एफिशिएंटली रिजॉल्व हो ताकि नेक्स्ट स्टेज आ सके। प्रोलिफरेटिव फेज़ में कैल्शियम आयंस का रिलीज़ होता है जो कि फाइब्रोब्लास्ट और मायोफाइब्रोब्लास्ट को की मोबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं ताकि ये एरिया ऑफ रिपेयर की तरफ जाएं और वहाँ पर स्कार की फॉर्मेशन करें और वुंड हीलिंग का काम करें। फाइब्रोब्लास्ट क्या करते हैं, ये कोलेजन की सिंथेसिस करते हैं, और मायोफाइब्रोब्लास्ट क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और स्कार के एजेस को एक दूसरे के क्लोजर मूव करते हैं ताकि एंड्स जो हैं वो एक दूसरे के सिक्योर हो जाएं। जैसे कि यहाँ पर भी मेंशन है कि फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस कोलेजन फाइबर्स स्कार की फॉर्मेशन के लिए, और फाइब्रोब्लास्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि एजेस ऑफ स्कार को वो एक दूसरे के साथ पुल कर सकें और एक प्रॉपर स्कार की फॉर्मेशन कर सकें। और स्कार की फॉर्मेशन भी इस तरह से हो कि कोलेजन फाइबर्स हैप्पैजेंटली जो है वहाँ फिलअप ना हो बल्कि ओरिएंटेड हो ताकि स्कार जो डेवलप हो वो टाइमली हील हो सके और उसकी जो है वो कॉस्मेटिकली कोई भी एक परमानेंट स्कार जो है वो ना बन सके। क्योंकि हैप्पैजेंट फैशन में अगर कोलेजन फाइबर्स एक जगह पर फिलअप होते हैं तो वो एक परमानेंट और प्रोट्रूडेड स्कार जो है उसको हमेशा के लिए जो है छोड़ जाते हैं। फिर आता है रीमॉडलिंग फेज जिसमें अल्ट्रासाउंड जो है स्कार की टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है जिससे उनकी इलास्टिसिटी, इसकी स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन इफ़ेक्ट होती है। और जो कि हमारे पास जो फाइबर्स स्कार की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं कोलेजन फाइबर्स, इनकी इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, वही बात, ताकि परमानेंट स्कारिंग ना हो और वो हील हो सके और एक स्मूथ स्किन दोबारा से डेवलप हो सके। तो ये थे हमारे पास नॉन थर्मल इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड।